लोगों को समझना चाहिए कि कोई डील इस तरह से नहीं होती है, इसलिए प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। हम वहां सौदा करने के लिए नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कहे का अगर शब्द से तर्जुमा करें तो मतलब यही निकलता है। डीवाई चंद्रचूड़ इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में पीएम मोदी से उनकी चर्चित मुलाकात से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। सीजेआई के घर पर गणेश पूजा के मौके पर पीएम मोदी का जाना, आरती में शामिल होना, कई कैमरों से उस धार्मिक कार्यक्रम का शूट होना और फिर उस वीडियो का पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट करके दुनिया को बताना, यह सब कई सवाल खड़े कर गया था। वो सवाल जो लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ का पीछा कर रहे थे। उनकी मंशा और उनकी मुलाकात पर देश के बड़े बड़े वकीलों ने ऐतराज जताया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बहुत सफाई से अपनी सफाई दी है, लेकिन उनकी सफाई भी किसी के गले नहीं उतर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ 1 घंटे 41 मिनट के अपने इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कुछ कहा है, आज इस वीडियो में हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इस बीच जस्टिस चंद्रचूड़ पर केंद्रित कैरेवान मैगजीन की एक 45 पन्नों की कवर स्टोरी आई है। युवा रिपोर्टर सौरभ दास ने महीनों की मेहनत के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ की पूरी कुंडली खंगाली। उन्हें जानने वाले, कॉलेज के दिनों के उनके दोस्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजों, वकीलों और 50 ऐसे लोगों से सौरभ दास ने बात की जिन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के पूरे सफर को देखा है, परखा है और आकलन किया है। यह मैगजीन अभी डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है, इसलिए पूरी कवर स्टोरी को प्रिंट कराकर हमने इसका बाकायदा अध्ययन किया। ये लगभग 60 पन्ने प्रिंट आउट हैं इसके, ताकि जस्टिस चंद्रचूड़ के उन पहलुओं को समझा जा सके जिसे हम और आप नहीं जानते। हमारे सीनियर साथी और दशकों से सुप्रीम कोर्ट और अदालती प्रक्रिया पर नजर रखने वाले एनके सिंह भी इस कवर स्टोरी का बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। इसी वीडियो में आगे हम विस्तार से एनके सिंह से भी चर्चा करेंगे, एक्सप्रेस के इंटरव्यू पर भी, और क्या कुछ है इस मैगजीन में। 4 दिनों से इस मैगजीन के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग जस्टिस चंद्रचूड़ पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। इस बीच कल इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में सीजेआई को मोदी से मुलाकात के मुद्दे पर सफाई देने का मौका मिला, तो उन्होंने जो कहा अब उस पर भी सवाल और बवाल है। जिस सरकार के खिलाफ दर्जनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हों, उस सरकार के मुखिया को अपने घर पर आमंत्रित करना और यूं साथ खड़े होकर अनुष्ठान करना क्या सही था? जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रचूड़ 730 दिन के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर उनका आखिरी वर्किंग डे है। रिटायरमेंट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि उनकी यह जानने में दिलचस्पी रहेगी कि इतिहास उनके कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि इतिहास सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आकलन कैसे करेगा। उस चीफ जस्टिस का जिन्होंने चुनावी बॉन्ड समेत कई मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए, लेकिन कई ऐसे मुकदमे भी हैं जिसमें मोदी सरकार को राहत दी, सरकार के मनमाफिक फैसले हुए। सबसे बड़ा मुकदमा और सबसे बड़ा फैसला अयोध्या मामले को लेकर था, जिस फैसले के लगभग 5 साल बाद चंद्रचूड़ ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि उन्होंने अयोध्या विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने ही उन्हें ऐसे फैसले का रास्ता दिखाया। सवाल उठे कि अयोध्या विवाद पर फैसला कानूनी किताबों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों को देना था या भगवान को? जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सरकार विरोधियों को महीनों तक, सालों तक बेल न मिलना, सरकार के पक्ष में ज्यादातर फैसले देने वाली जज की बेंच को कई मुकदमे सौंपना, कॉलेजियम पर सरकार के दबाव में जस्टिस या जजों का रहना, सरकार की पसंद के जजों की नियुक्ति, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा जाना चाहिए। कुछ पूछा गया है, लेकिन बहुत कुछ पूछा जाना बाकी है। 2 साल तक हम जैसे तमाम लोगों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को कई बार सिर माथे पर बिठाया, कई बार सलाम किया, लेकिन क्या सीजेआई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में सबका भरोसा खोया है? क्या जाते जाते जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी साख पर बट्टा लगाकर जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के साथ और इस मैगजीन में छपी कहानियों का पोस्टमार्टम करने के लिए चलते हैं सीधे एनके सिंह के पास। एनके सिंह साहब, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम के ऊपर लिखा है हुजूर जाते जाते। गाने के का बोल तो ये है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन हमने उसी को थोड़ा बदल दिया कि हुजूर जाते जाते बहुत सवाल छोड़ कर जा रहे हैं। हालांकि उनके आखिरी कार्यकाल में अभी देखें तो 4 दिन बाकी हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के, लेकिन बहुत सारे सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ के इस कार्यकाल पर, जो 730 दिन पूरा हो जाएगा 8 नवंबर को, बहुत सारे सवाल उठे। कुछ सवालों का जिक्र हमने शुरू में किया और इस बीच
इंडियन एक्सप्रेस का वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में 1 घंटे 40 मिनट के इंटरव्यू में बहुत सारे सवालों का जवाब जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया। वो सवाल जो उन पर उठते रहे, लेकिन बहुत जगह उसके बाद भी काउंटर सवाल बच जाते हैं। एक सवाल का जवाब जब मिलता है और लगता है कि वो जवाब कन्विंसिंग नहीं है, तो उसके कई काउंटर सवाल होते हैं, तो कई जगह वो काउंटर सवाल की कमी दिखी। जाहिर है बहुत सारे सवालों के बीच काउंटर सवाल छूटते भी हैं, लेकिन उन्हीं सवालों का या जो सवाल से जवाब निकले हैं, उसका हम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि कहा इंट्रो में मैंने कि ये जो मैगजीन है कैरवान, जिसमें 46-45 पन्ने की कवर स्टोरी है, इसमें जो खास बातें हैं, इसको भी एनके सिंह साहब के साथ चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो सिंह साहब यही है, सबसे अधिक चर्चा जस्टिस चंद्रचूड़ के उस बयान की, उस जवाब की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा, चूंकि सवाल बार बार उठे और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब उनके घर पर गए थे तभी से सवालों की जद में थे, बहुत सारे एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस लिखते बोलते रहे, तो एक बृहत्तर तौर पर उन्होंने जवाब दिया है। मैं आपसे सवाल लेने से पहले मैं चाहता हूं, 2 मिनट का वो वीडियो है, मैं चाहता हूं वीडियो प्ले करूं, जिससे आप भी सुन लें एक बार फिर से और दर्शक भी सुन लें कि हम कहां से क्या किस सवाल और किस जवाब से बातचीत को शुरू करना चाहते हैं। सुनिए। On the fact that the Prime Minister visited my home for a purely private event, it was not a public event. Well, I do feel that there is absolutely nothing wrong, for the simple reason that these are continuing meetings between the judiciary and the executive, even at a social level. We meet in Rashtrapati Bhavan. We meet on the occasion of the 26th of January, on the 15th of August, when an incoming Chief Justice is coming, when an outgoing Chief Justice is going, when a foreign head of state is visiting, and you are in conversation with ministers, you are in conversation with the Prime Minister, you are in conversation with the President, with the Vice President. Now, these conversations do not involve conversations about the cases which we decide, but conversations about life and society in general. Contrary to what people feel, on occasions such as marriages, occasions such as deaths, there are social visits. When my mother passed away, I had a visit from the political head of the executive in my state where I was Chief Justice. What do you speak on the occasion? The Chief Minister didn't know me or my mother. You just come and sit for 5 minutes, express a little bit of a sobering thought, and leave. These are just elementary courtesies which are followed in the system. And so long as we accept that, I think we must accept that we have this, our judiciary has a sense of maturity. We've been all around for years and years. Members of the political executive visit homes on the occasion of marriages. Likewise, we are invited when there are marriages or other events which are going on. The fact of the matter is, as I said, deals are never cut like this. So please trust us. We are not there to cut deals. And the ultimate guarantee of our good behavior lies in the written word which we produce. तो जस्टिस चंद्रचूड़ से जब पूछा गया, जो सवाल उन पर उठे प्रधानमंत्री मोदी से उस मुलाकात को लेकर, और उसका एक बृहत्तर जवाब जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एज आई सेड, डील्स आर नेवर कट लाइक दिस, प्लीज ट्रस्ट अस, वी आर नॉट देयर टू कट डील्स। तो पहले एनके सिंह साहब, बातचीत हम कई पहलू पर करेंगे, लेकिन पहला, क्या ये जवाब कन्विंसिंग है? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी मुलाकातें होती है, अलग अलग मौकों का उन्होंने हवाला दिया, तो ये जरूरी भी है, औपचारिक भी है, रस्मदायगी भी है, और ये सोसाइटी में होता है, इसलिए इस पर क्यों हो हल्ला? इसमें कोई सौदेबाजी या डील नहीं है। आमतौर पे जस्टिस चंद्रचूड़ को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन उसके बाद के पहलू जो जजेस के लिए देखे जाते हैं वो है कि क्या वो लॉजिकली करेक्ट हैं, और दूसरा ये है कि क्या उनके जजमेंट्स डिलीवर करते हैं एंड रिजल्ट। जजमेंट पे आप गौर से देखिए, मुझे अफसोस हो रहा है कि देश का चीफ जस्टिस, और जिनको कि हम लोग बहुत सम्मान से देखा करते थे,
आज वो जो उन्होंने तर्क दिया है, मुझे लगता है ये तो बीजेपी का तर्क था और ये बहुत ही बचकाना तर्क है, जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रपति भवन जाते, उन्होंने कहा कि नहीं फॉर्मल, मेरी मां मरी थी तो आए थे। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को इतनी समझ नहीं है कि ये ऑकेजन्स फॉर्मल होते हैं जहां हम पब्लिक में मिलते हैं? आप खुद ही कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि पहले आपने कहा दीज आर सोशल ऑकेजन्स, उसके बाद आप कह रहे हैं कि दे मीट, दैट वाज ए प्राइवेट विजिट। प्राइवेट विजिट पे ही तो ऐतराज है। जस्टिस चंद्रचूड़, किसी ने नहीं देखा कि जब वो अंदर गए तो ड्राइंग रूम में आपसे क्या बात हुई? जब आप राष्ट्रपति भवन में जाते हैं या फॉर्मल ऑकेजन पे जाते हैं या छोड़िए किसी के मरने जीने पे, खुशी में, शादी में जाते हैं, तो वहां पे और लोग भी होते हैं। कोई काउंटर करे। दरअसल हम इसीलिए परेशान थे कि इंटरव्यू तो मुझे करना चाहिए था। एक ही सवाल पूछते कि जस्टिस चंद्रचूड़, क्या उस समय जब आप ये मोदी के साथ ये कर रहे थे गणेश वंदना, तो क्या उस समय वहां पे आपके ब्रदर जजेस भी थे, बाकी प्यूनी जजेस भी थे, छोड़िए कैबिनेट के और लोग भी थे? क्या वहां पे एनके सिंह गए थे? गुरहु पटवारी को आपने बुलाया था? ये प्योरली आप खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑकेजन है। जनाब, सीजेआई प्राइवेट ऑकेजन्स पे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता, क्योंकि ड्राइंग रूम में आपने क्या बात किया ये किसी को नहीं पता है। इसलिए इतना ये घटिया तर्क मुझे देश का सीजेआई दे रहा है, मैं बड़ा सम्मान करता था। लेकिन इस इंटरव्यू के जब टेक्स्ट को हमने करीब 10 बार पढ़ा और फिर उनके भाव भंगिमा देखी, तो मुझे लगा कि कम से कम बचने का तरीका भी अपनाओ तो अच्छा अपनाओ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस है कि अब जरा देखिए आप, ये इंडियन एक्सप्रेस जो आपने पब्लिक को दिखाया उसी से मैं ले रहा हूं। पहला पैरा क्या कहता है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के अभी आपने दिखाया उसमें भी है। ये लिखा है, इवन इफ सम ऑफ दीज एक्सचेंजेस आर इन सोशल सेटिंग्स, are in social settings, is a routine imperative of the court's functioning, said Justice Chandrachud। कि ये सोशल ऑकेजन भी इस तरह के होते हैं, तो ये हमारा काम है, ये सोशल इंपरेटिव, ये मजबूरी है, आपने ये कहा। अब जरा गौर कीजिएगा, 3 पैरे बाद कह रहे हैं, the fact of the matter is, as I said, deals are never cut like this। मतलब कि सौदेबाजी इस तरह से नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब आप जानते हैं कि सौदेबाजी कैसे होती है? खैर, ये तो एक हमारा व्यंग है। उसके बाद देखिए लिखा है, सो प्लीज ट्रस्ट अस, वी आर नॉट देयर टू कट डील्स, जस्टिस चंद्रचूड़ सेड। आगे कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड माय होम फॉर ए प्योरली प्राइवेट इवेंट। जरा पूछा जाए हुजूरे आला, तो ये कैमरे आपने लगवाए थे कि मोदी जी ने लगवाए थे? प्राइवेट विजिट था तो ये कैमरे कैसे थे? और मान लीजिए कि कैमरे थे, कैमरे को पीआईबी बैठा इंतजार कर रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह के होम है, जो मेरा भी तसव्वुर था उनके बारे में, तो वो मना कर देंगे कि इसको आप पब्लिक ना कीजिएगा। ये जो कैमरे, तो पहला तो आपने कैमरा क्यों लगवाने दिया? ठीक है, मोदी आ रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे थे, आप मना नहीं कर सकते थे कर्टसी में। बहुत अच्छा, आप बहुत सोबर हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, लिहाजा, और हार्वर्ड में पढ़े हैं, यहां भी आप दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़े हैं, तो हम मान सकते हैं कि एक सोबराइटी है जो हम लोगों में शायद ना हो, ये भी मान लेते हैं। लेकिन हुजूरे आला, इतना तो बताइए कि जब वो आया तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जब आते हैं, एडवांस सिक्योरिटी क्लियरेंस चलता है प्राइम मिनिस्टर का, तो आपने कहा नहीं कि ये प्राइवेट विजिट है, कोई भी कैमरा नहीं लगेगा? आपके बारे में मशहूर हो गया है कि आप इतने मीडिया सेवी हैं कि आप भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं तो आप कैमरा लगवा लेते हैं और उसको फिर टेलीकास्ट किया जाता है। तो और कैमरा प्रॉपर पीएम मोदी का एंटर करना, वेलकम करना, फिर ये जो सामने तस्वीर में दिख रहे हैं थाली लेकर आरती करना, और बगल में जय गणेश और महाराष्ट्र के मराठी ड्रेस पहनकर आना चुनाव के पहले, और ये देखिए आरती। मतलब 3-4 कट है, मतलब 3-4 कैमरे जो होते हैं पीएमओ के वो होना, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके बाद जब जस्टिस चंद्रचूड़ जो आपने पढ़ के सुना है उसी में है, इट वाज नॉट ए पब्लिक इवेंट, तो फिर इसको पब्लिक इवेंट क्यों बना दिया गया? इसको वीडियो एडिट करके घटिया ये लॉजिक है।
चीफ जस्टिस से इतनी ओछी, इतनी घटिया लॉजिक की मैं उम्मीद कर ही नहीं। मुझे आज पता नहीं इतना अफसोस हुआ है कि जिस चीफ जस्टिस को हम समझ रहे थे और पूरा जुडिशियरी समझता है, लीगल फ्रेटर्निटी समझता है, पूरी दुनिया समझती है कि सब इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, अरे जिसका लॉजिक इतना पुअर होगा इंटेलेक्चुअली भी वीक होगा। और आप अगर सोशियोलॉजी के फ्रेजेस बढ़िया क्वाइन कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिए, अभी आपने जो दिया सौरभ दास का जो कारवा में आर्टिकल 46 पेज का है, उसमें उन्होंने लिखा है परफॉर्मेटिव जस्टिस, एक नया फ्रेज क्वाइन किया है, बड़ा खूबसूरत है वो फ्रेज, परफॉर्मेटिव जस्टिस। दरअसल आपने जो जिंदगी भर न्याय किया वो सिर्फ इसलिए कि वो दिखाना था, मतलब कि आप दोनों तरफ बोलते हैं, आप दोनों तरफ का खेल, मतलब यही तो मुश्किल है ना कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ को उस तरह एनालाइज कीजिए तब समझ में आता है कि यार हमारा पिछले जो 5 साल से हम इनको देख रहे थे सीजीआई चीफ जस्टिस उसके जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के, या 2 साल से चीफ जस्टिस के रूप में, उसमें हम कितने गलत थे। और अब आप देखिए एक और है सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी। आपने ट्रांसपेरेंसी भी की तो वो सेलेक्टिव थी, कॉलेजियम को लेके जो होता था हम उस पे बाद में आएंगे, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा। इसी एक्सप्रेस में हम उस कैरावान मैगजीन पर आते हैं, उससे पहले इसी एक्सप्रेस में, मतलब एक्सप्रेस अड्डा के कार्यक्रम में, जब उन्होंने कहा आई हैव ग्रांटेड बेल फ्रॉम ए टू जेड, अर्नब टू जुबैर, दैट इज माय फिलॉसफी। तो ए टू जेड के गलत बीच बोला है, में तू भी आता है, उमर भी आता है, और बहुत सारे लोग आते हैं जिनका इस कैरावान ने ऐसे तमाम लोगों के नाम छापे हैं जिन्हें बेल नहीं मिली, लोगों की 10-10 साल कैसे, प्रोफेसर साईनाथ का क्या हुआ और कैसे छूटे और कितनी बीमारियों से और उनका निधन हुआ। स्टेन स्वामी की कहानी है, भीमा कोरेगांव केस में है, उमर की बात तो कर ही रहे हैं, अंत में वो डर से पिटीशन ही वापस ले लिया बेल का कि भाई ट्रायल कोर्ट में जाए, बार बार रिजेक्ट होना। और आपके नाक के नीचे बुलडोजर जस्टिस होता रहा। क्यों साहब, आप ही तो कह रहे, इसी इंटरव्यू में कहा है आपने कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को लेके। हमारे भारत के संविधान में ह्यूमन डिग्निटी कहां गई थी? आपकी ह्यूमन डिग्निटी, आप इतने साल चीफ जस्टिस रहे, आपके नाक के नीचे एक गवर्नमेंट बुलडोजर जस्टिस करती रही, आपके नाक के नीचे अतीक को मार दिया गया। आप कौन सी जस्टिस, मध्य प्रदेश में क्या क्या होता रहा आपने देखा। तो इतना लॉजिकल मुझे लगता है कि भारत के 70 साल के इतिहास में लगभग हमने सभी जजेस के जजमेंट्स को पढ़े हैं और कंडक्ट भी उनका रीड किया है। पतंजलि शास्त्री से लेके आज तक अगर कोई एक जज है जो हिस्ट्री में बहुत ही खराब शब्दों में जा रहा है वो जस्टिस चंद्र, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअली कैमोफ्लेज्ड किया अपनी कई गलतियों को। जो एक 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 कभी भी ये ना माना जाता है कि सीजेआई का पद ऐसा है, जैसे अभी आपको एक उदाहरण देंगे, सीजेआई का पद ऐसा है जो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करेगा ही करेगा। आपने कभी हिम्मत नहीं की कन्फ्रंट करने की। उदाहरण एक लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। सवाल पूछा गया इस इंटरव्यू में कि क्या ये अक्सर गवर्नमेंट कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को वीटो कर देती है, ये पावर वीटो के गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। तो नहीं साहब, उन्हीं के पास क्यों है, मेरे पास भी है। अगर मैं नाम भेजूंगा ही नहीं तो वो करेंगे कैसे? तुम्हें वीटो खेलने के लिए नहीं रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, चाहे कॉलेजियम के रूप में, जजेस के सिलेक्शन में तुम सुप्रीम हो, और यही तुमने अपने जजमेंट में भी कहा है। तो ये क्या कह रहे हो कि नहीं साहब बिना हमारे नाम भेजे तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो सवाल ये था कि क्या आपके नाम भेजे जाते हैं तो अक्सर वो नहीं अपॉइंट करते, डिले करते हैं, तब तक वो जज रिटायर हो चुका होता है, जैसे कई केसेस में हुआ। तो इस पे आपका जवाब था नहीं, वीटो हम भी करते हैं, वही नहीं करते। अरे बताइए तुम बराबर हो क्या? एक चीज बताइए सिंह साहब, जैसे इसी इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी पूछा, चूंकि उनके फैसलों को लेकर बहुत आलोचना कुछ फैसलों को लेकर हुई है, बहुत फैसलों को लेकर बहुत तारीफ भी हुई है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड एक हिस्टोरिकल जजमेंट था, फैसला था जिसकी तारीफ भी हुई। तो उसी बात में सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि देश में एक इकोसिस्टम चल रहा है या एक प्रेशर ग्रुप है जो इस तरह से अगर उसके फेवर में फैसले आते हैं
या फैसला उसको सुटेबल लगता है तो वाह-वाह करते हैं, और अगर सरकार के पक्ष में कोई फैसला जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हर वक़्त सरकार के खिलाफ ही फैसला हो। वही ग्रुप जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले में तारीफ करता है और उसके बाद वही ग्रुप को सरकार के पक्ष में फैसला जाता है। तो उसमें ये है कि अगर आप देखें तो उस समय उसी समय बॉन्ड्स पे कहा प्रशांत भूषण ने खड़े होकर, और हम सुन रहे थे, वो कह रहे कि साहब ऐसा है कि जिस तरह ईडी लोगों को पकड़ के व्यापारियों को और पॉलिटिशियंस को पैसा वसूल कर रही थी, और जब बॉन्ड्स खरीद देता था, बीजेपी को दे देता था, तो वो केस विड्रॉ कर लेती थी या उस केस में जमानत वो अपोज नहीं करती थी। ये कहा उन्होंने कि साहब एक एसआईटी गठित हो जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरा देखिए किस तरह अमित शाह को आपने छोड़ा है, आखिर ये कैसे हम लोग गले के नीचे उतार ले। अमित शाह जस्टिस लोया के मौत, मर्डर नहीं कहे तो भी मौत तो है ही है, मरे, उस पे पूरी दुनिया में हंगामा था कि ये मारा गया, और जस्टिस लोया अमित शाह का केस सुन रहे थे, सोहराबुद्दीन केस और वो तमाम जो केस थे, और उस पे जब जस्टिस लोया मर गए अचानक एक दिन सवेरे गेस्ट हाउस में, तो उस पे हुआ कि साहब ये मरे नहीं है, मारा गया है। सीधे आरोप कहीं लग रहा था देश के सेकंड सबसे बड़े लीडर पे। उसमें आया था इनके पास केस कि साहब सिर्फ एक जांच और करवा लीजिए, पिछली जांच में गड़बड़ी हुई है, इसका जांच करवा, इतना ही आपके पास आया था। पर आपने क्या किया, आपने जजमेंट ही दे दिया और कह दिया साहब बिल्कुल पाक साफ है, कोई जरूरत नहीं है, जबकि आपको सिर्फ यही कहना था कि भाई कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब, वो चारों जो जुडिशियल अफसर है, उनका जो एविडेंस है, उनका जो कहना है, वो पूरा एक सफेद मतलब बिल्कुल सामने है, लिहाजा उसमें कोई भी गलती नहीं है। और ये कह के आपने अमित शाह को हमेशा के लिए बरी कर दिया। कैसे देखा जाए इसको, छोड़िए ये सब। बेला त्रिवेदी को जो जूनियर थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दे दिया, सारे जज हतप्रभ थे कि ये क्या किया। चूंकि आप मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, किसको क्या देना है ये आप डिसाइड करते हैं। आप एक तीसरा सुनिए, इससे भी खतरनाक, जस्टिस संजय कौल, सरकार के पसीने छूट गए थे जब सख्ती से उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशन कहां आप छोड़ देते हैं, मुझे जवाब दीजिए क्या कारण थे। जब लगा कि सरकार इस पे बुरी तरह से फंस जाएगी, अचानक चीफ जस्टिस इंडिया यही चंद्रचूड़ साहब अचानक वो केस उनसे हटा लेते हैं, जबकि रिटायरमेंट नजदीक था। और कोई भी जजेस जब पूरा केस सुन लेता है तो उससे कोई केस हटाया नहीं जाता। ये क्लियर कंटेम्प्ट था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीजेआई पे। और ये बात कई वकीलों ने, बड़े वकीलों ने कही है कि आपने वो केस कैसे, और बेचारे संजय कौल चुपचाप सर झुका के बिना कुछ बोले, हंस के बोले कि आप लोग देख ही रहे हैं, अब हम क्या कहें। और ये कह के तो जस्टिस चंद्रचूड़, अब आप पे जो एनालिसिस होगा वो इतना सहज नहीं होगा। आप उस बैंडविड्थ पे आ गए हैं जिसमें कि हम आपको क्रिटिकल नजरों से देखेंगे, क्योंकि आप वो रहनुमा नहीं रहे जिस पे भरोसा हुआ करता था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा अभी कुछ दिन पहले ही कि मेरी ये जानने में दिलचस्पी रहेगी कि इतिहास मुझे किस रूप में याद करेगा। तो अब उनका 2 साल से 2-4 दिन ज्यादा का कार्यकाल, कुल 730 दिन बनते हैं 8 तारीख तक, और उसके बाद बहुत सारे फैसले और बहुत उनकी शैली, जिसका जिक्र बीच में स्क्रीन पर देख रहे हैं लोग, कैरेवान मैगजीन की कवर स्टोरी की तस्वीर है। और जो आप जिक्र कर रहे हैं बेला त्रिवेदी का मामला, कि कैसे उनके बहुत सारे, बेला त्रिवेदी का एसोसिएशन प्रधानमंत्री मोदी से रहा है जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में। तो बेला त्रिवेदी की अदालतों में ऐसे मामले सौंपे जाने, कुछ मामलों में जिसमें बेल एक्सपेक्टेड था, वो मामले उनकी अदालत में जाना और बेल ना मिलना। और उसके बाद कई बार जो एक्यूज था वो पहले मान लेता था कि उनकी अदालत में जा रहा शायद बेल ना मिले, सरजील इमाम से लेकर, और ऐसे कई मामलों का जिक्र हो रहा है। ये सब इसमें बहुत विस्तार से कैरवान में छापा भी है सिंह साहब। तो सवाल उठता है, अगर ये कहें कि इतिहास कैसे याद रखेगा जस्टिस चंद्रचूड़ को? बेहद निष्ठुर होगा इतिहास। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है,
ये कह के कि मैं एक तो कोई जज ये कहता नहीं, क्यों यार, क्या जजमेंट अब आप इतिहास पे कैसे जाएंगे इसको देख के करते हैं? उस समय भी हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। नहीं, यार कोई भूल गए ना। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हाँ। ये कहे कि साहब मैं इतिहास पे कैसे जाऊंगा ये देखना है, तो क्या इसी हिसाब से इसीलिए गोल गोल करते हो? नहीं, इसीलिए और भगवान का जिक्र करना कि अयोध्या मामले में मैं भगवान के सामने बैठा और अयोध्या मामले में ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने ही रास्ता दिखाया और भगवान ने ही नहीं, फैसला आज के लिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि साहब हमारा गाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आपने डॉक्ट्रिन दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका खुदा नहीं है। ये कब से हो गया कि भगवान राम से पूछने लगे आप? अच्छा, राम के आते हैं तो लिख के रुका देते हैं कि हाँ दे दो बाबरी मस्जिद में फैसला। क्यों, कितनी बचकानी है ये चीज। एक देख के लग रहा है कि एक व्यक्ति जिसको हम लोग पूजा करते थे, मतलब भारतीय समाज जिसको पूछता था, वो आदमी कैसा निकला। आज आज हम कोई होल्ड्स बात नहीं करेंगे, आज के एनालिसिस में नो होल्ड्स बात। और जस्टिस चंद्रचूड़ आपको ये समझना पड़ेगा, सीजेआई आप होंगे लेकिन आप उस गरिमा से काफी नीचे आ गए हैं। और आज आप गरिमा की कि जजों पे भरोसा रखिए, किस पे? आप पे रखे। आप जरा गौर कीजिएगा, भरोसा आपने कैसे तोड़ा है। सर्जिल इमाम आपने अभी नाम दिया, 1500 दिन से अगर एक मुसलमान जिसको कि फ्रिवोलस ग्राउंड पे जेल में रखा गया है, स्टेन स्वामी, बुलडोजर न्याय, ये सब आप ही के नाक के नीचे हो रहा था ना। दरअसल इंटेलेक्चुअल सोशियोलॉजिकल शब्द जो होते हैं, साईं बाबा, प्रोफेसर साईं बाबा जो 10 साल तक साईं रहे, बाबा उसके बाद जेल से तब बरी हुए बिल्कुल। दरअसल, और उसके बाद उनको इतनी बीमारियां हो गई जिसके बाद प्रोफेसर साईं बाबा का निधन हो गया। क्यों साहब, अर्णव गोस्वामी से भी ये कमजोर था क्या? जस्टिस चंद्रचूड़ आपसे पूछा जाए कि क्या अर्णव गोस्वामी आपको महात्मा गांधी लगता था और ये कमजोर लगता है? साईं बाबा आपको नहीं समझ में आए। ये तमाम जो भीमा कोरेगांव में जो हमारे वो थे लेफ्ट के साथी थे, उनको जेल में ठूस दिया सरकार ने, आपकी समझ में नहीं आया। यहां तक कि वो कप्पन था बेचारा, एक छोटा सा पत्रकार गया था वो केरल का वो करने, यूपी गवर्नमेंट, आपके नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, तब आपके समझ में नहीं आया। और आज आप कह रहे हैं कि साहब जजों पे भरोसा रखिए। किस जज पे भरोसा रखिए? तो हकीकत ये है आप ही ने वो भरोसा तोड़ा ना, जब बेला त्रिवेदी को केस दे दिया, जब आपने जस्टिस संजय कौल को से केस हटा लिया, जबकि बहुत सख्त टिप्पणी आने वाली थी, तो आपको क्या कहा जाए। इसलिए इतिहास निष्ठुर होगा और शायद सबसे काले अक्षरों में अगर किसी एक जज का लिखा जाएगा तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ का लिखा ये जाएगा। कुछ ज्यादा क्योंकि निर्मम अब जो नहीं हो है रहे हैं सिंह साहब, ये कुछ ज्यादा हाँ। निर्मम आप नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये भी सही है कि बीते 10 सालों में जितने जजेज हुए, 10 साल के बाद ये 2 साल टेन्योर पूरा करने वाले चीफ जस्टिस रहे, उनमें से बहुत जज ऐसे रहे हैं, सीजेआई भी रहे, जिन पर आरोप लगे। रंजन गोगोई की बेंच, उसी बेंच ने फैसला दिया था अयोध्या के मामले पर। रंजन गोगोई राज्यसभा में गए, बाकी उसमें जस्टिस नजीर गवर्नर बन गए, बाकी सब एडजस्ट हो गए, चंद्रचूड़ 5वें बचे हैं। तो ये आरोप जजों पर लगे हैं, राज्यसभा के लिए, गवर्नर के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट, उसके लिए एक चर्चित अरुण जेटली का मेरे ख्याल से बयान है पोस्ट रिटायरमेंट, उसको लेकर पार्लियामेंट में ही उन्होंने, अरुण जेटली ने बयान दिया। तो बहुत सारे जजों पर लगते हैं। तो उस हिसाब से कुछ ऐसे फैसले दिए, कानून जानते हैं, कुछ जजेस कानून, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई इस कोर्ट का कुछ कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून मंत्री को जानते हैं। हाँ। तो बिल्कुल सही। लेकिन एक और था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है सिंह साहब, एक और था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और था, अरुण जेटली का ही था शायद, कि जजेज पोस्ट रिटायरमेंट की चिंता में कुछ फैसले कर, कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था और ये कहा था कि भाई उनकी चिंता इसकी नहीं होती है पोस्ट रिटायरमेंट। और मुझसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जब उन्होंने 2-3 बार हमसे कहा कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कोई तुम पॉलिटिकल लीडर को जानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, उस तरह नहीं जानता कि। तो उसने कहा, जब हमने उसको इग्नोर किया तो उसने कहा तुम जानते हो ये घोड़ा गाड़ी और बंगले लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? वो जज आज भी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये जो जस्टिस जो आपने कहा कि रूथलेस हम हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं
कि तुम्हारी जितनी जस्टिस चंद्रचूड़ की जितनी तारीफ हुई है पिछले 2 वर्षों में, तो उस समय तो आप खुश हुए कि इतिहास बड़ा बढ़िया ले रहा है, लेकिन और इसी भरोसे पे था कि आप इतिहास को छोड़ के करेंगे। आज जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो जब कहते हैं कि भाई मुझे डर है इतिहास कैसे लेगा, तो या भगवान को सोच के हम मंदिर जाते हैं और सोच के फिर फैसला करते हैं, तब लग रहा है कि यार जिसे हमने पूजा था वो गड़बड़ है, तो हम कहेंगे ये क्रिटिसाइज नहीं होगा तो कौन करेगा। हमने जब आपकी तारीफ की थी तो इसलिए नहीं की थी कि आपने जजमेंट दिया था, आपके इंटेलेक्चुअल प्रोवेस और फोर्थराइटेडनेस को देख के किया था। आज जब हम देख रहे हैं कि ये जज भगवान के बैठ के, मतलब सिंपल सा टाइटल सूट जो कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, उस फैसले को लेके राम जन्मभूमि के टाइटल की ये जमीनी मलकियत किसकी है, इसके केस को लेके आप फैसला करते हिंदुओं को क्यों जज साहब, क्या यही वाजिब फैसला है? अगल बगल में दोनों की मंदिर मस्जिद बनाने का मार्ग प्रोसेस करते, क्या ये फैसला नहीं हो सकता था? आपने बड़े मैग्नानिमिटी के साथ उनको 10 किलोमीटर दूर जाके 5 एकड़ जमीन दे दी और इसको आप कहते हैं बैलेंसिंग। तो सवाल ये उसको है कहते कि हैं भगवान ने रास्ता सुझाया, वो भगवान ने रास्ता सुझाया। कोई मुस्लिम जज होता जी। चीफ जस्टिस है, वो कहता अल्लाह ने ये रास्ता सुझाया, तो अल्लाह ने यही लोग सुझाया। सवाल पूछ जी रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हकीकत यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को जितना रूथलेस वो होगा, इसलिए कि आप मीडिया सेवी रहे हैं, आपकी चिंता रही कि जजमेंट को लोग कैसे देख रहे हैं, आपने इसलिए जजमेंट किया। अब जब हाइट साइड पे हम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़, ये आपकी हकीकत है जो हम लोग नहीं समझ पाए। और हुआ क्या, दरअसल इंटेलेक्चुअली मजबूत होने, मुझे ताज्जुब है कि उनको इंटेलेक्चुअली कह रहे हैं, बाकी जजेस क्यों ये कह रहे हैं, लेकिन सभी कह रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअली मजबूत थे। मान लीजिए कि मजबूत थे, तो ये सोशियोलॉजिकल फ्रेजेस और कहीं अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस का कुछ उठा के दे देने से एंड रिजल्ट जो आपका है, आप बहुत गरियाए। मुझे याद है कि सरकार को आपने बहुत लानत मलानत की, कोर्ट में जमा दी, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब जजमेंट आप देते हैं, तो इल्ले कहीं कुछ नहीं होता। सेम यही चीज वजह है कि महाराष्ट्र के मामले में, महाराष्ट्र के जी, मामले में जिस तरह से हाँ, उन्होंने गवर्नर की लानत मलामत की, जिस ढंग से वहां फ्लोर ऑफ द हाउस पर सब कुछ हुआ, पर्दे के पीछे खेल हुआ, सब पर उन्होंने बहुत जबरदस्त मौखिक ऑब्जर्वेशन, बहुत सख्त था, हेडलाइन बन रही थी कि पता नहीं क्या फैसला आने वाला है, लेकिन फैसला ठीक उल्टा आया। आप जरा देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस कहा है, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई हैव ग्रांटेड बेल फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम अर्नव टू जुबैर। नहीं साहब, जुबैर के बीच में आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग थे जो जेल में शिक्षों में सड़ गए, मर गए, जो बूढ़े थे वो सड़ के गल के मर गए, और आप देखते रहे। स्वामी तो मर ही तो गए, एक सिपर नहीं देने की अनुमति दी है एनआईए ने। जी जी, तो सवाल ये है कि आपके सामने बुलडोजर से घर गिराते कौन सा जस्टिस है ये, आपको समझ में नहीं आया? तो हकीकत ये है कि आपको जब चूंकि आप इतिहास वाली बात खुद कह के गए हैं, तो हम ये इतिहास बता रहे हैं। आज जो ये हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये इतिहास के लिए ही करवा रहे हैं कि आपके जजमेंट इस तरह। अच्छा, एक वो जो होता है कि कन्फ्रंटेशन ज्ञानवापी को लेकर भी हुआ, इसमें भी जिक्र है सौरभ दास की रिपोर्ट में भी, कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ओवररूल करके जिस तरह से ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति दी जस्टिस आप चंद्रचूड़ ने, सोचिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का एक क्लियर है कि अब इसके बाद कोई भी मंदिर टेकअप नहीं किया जाएगा, नए सिरे से कोई जांच नहीं होगी, और सिर्फ ये आखिरी है राम मंदिर को छोड़ के। उसके बाद क्लियर एक्ट होने के बाद न तो आपने एक्ट खत्म किया, और उसके बाद ज्ञान नहीं, वो तो क्या कर रहे हैं ना, वो तो खाली वो कर रहे हैं, डिटरमाइन करने में क्या दिक्कत है? अरे यार, जब डिटरमाइन कर लेंगे, जब यही हो जाएगा कि डिटरमाइन हो गया है, तो उसके बाद तो फैसला ही होगा ना। तो आपने इतने भोंडे जजमेंट और जानबूझ के एक पक्ष को, हमें लगता है कि जो पूरा इतिहास पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास लॉजिक नहीं होगा बताने के लिए कि आपने क्यों किया। और हम आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से प्रभावित नहीं होने जा रहे। आपने जजमेंट के अंत में क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ बॉन्ड का, बॉन्ड में अंत में क्या हुआ? सब कुछ तो बीजेपी ने मलाई खा गई और आप देखते रहे।
अगर जांच करवाते तो आज हकीकत होती कि आज जाते जाते आप कम से कम एक जजमेंट, अब आज देखिए, आज भी उन्होंने वक्फ बोर्ड को जस्टिफाई किया है, बिल्कुल सही है। जब क्रिटिसिज्म आप ज्यादा होती है तो एक छोटा सा कर देते हैं, आज आपने वक्फ को जस्टिफाई किया है। तो हमें लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को जब एनालाइज किया जाएगा तो एक वीक व्यक्तित्व जो इंटेलेक्चुअल उसमें चाशनी में, वो इंटेलेक्चुअल चमक में अपनी कमजोरियों को ढकता था, इसको कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गुरेज होना चाहिए। एक जो सौरभ दास की रिपोर्ट में है, जो शुरू में आपने बात भी की, कोलेजियम सिस्टम और जजों के नाम का रिकमेंडेशन, सरकार की तरफ से एतराज, तो उसी में है कि बिफोर किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से बात करके किया है, लिखा है कि बिफोर एनी नेम्स वेर कंसीडर्ड फॉर एलिवेशन चंद्रचूड़ वुड ऑब्टेन ए प्री अप्रूवल, मतलब सरकार से प्री बताइए, अप्रूवल। और किसी केस में वो कहते थे कि ये सरकार एक बार पूछ लेते हैं, मतलब पहले एक बार डिस्कशन मतलब बैकएंड पे हो जाता था तभी वो नाम जाता था। आप सोचिए, अभी यही कोर्ट यही में इसी का डर है कि आपके घर जब वो जाते हैं और कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मोदी जी भी और आप भी कहते हैं, या वो क्या वो एक होता है गणपति, तो जब आप करते हैं तो उसके बाद आप कहीं लिस्ट तो नहीं लेते हैं। ये जो आरोप आपके ऊपर है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जज, आपके साथ का आपका सीनियर जज आरोप लगा रहा है कि नहीं, कॉलेजियम में ये होता है कि पहले गवर्नमेंट से हो जाता है, यार भेज दो, अपनी लिस्ट भेज दो, और नाम डिस्कस हो जाते हैं कि सरकार को। आप सोचिए जरा, एक बहुत मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग जज थे मुरलीधर, जिसने उनका भी धज्जी जिक्र है उड़ा सौरभ दी की रिपोर्ट सरकार में। हाँ। की, दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में, और खड़ा करा के सॉलिसिटर जनरल को, और कहा कि ये जरा सुनिए क्या कहता है, और बीजेपी के उन लीडरों का जिसने कहा था मारो सालों अनुराग को, ठाकुर और और ये कपिल सब, मिश्रा। कपिल मिश्रा, इनको इनके बयान सुनवाए, उसी में सॉलिसिटर जनरल खड़े थे, और उसके बाद कहा कि डीजी को आदेश दिया कि अगले 8 घंटे इनको पकड़ के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कीजिए। पसीने छूट गए बीजेपी के, और आप जानते क्या हुआ? उस व्यक्ति को, उस जज को 8 घंटे के अंदर पंजाब ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद उड़ीसा भेज दिया गया कि पंजाब नजदीक है, इसको उड़ीसा भेज दो। और बड़ा टैलेंटेड वो जज था। फिर इन लोगों ने, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, और जस्टिस चंद्रचूड़ तब आ गए थे, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया कि साहब इनको तमिलनाडु भेज दिया जाए। आप ताज्जुब करेंगे, सरकार ने नहीं भेजा, और वो बेचारे रिटायर होके उड़ीसा से यहाँ पे सीनियर वकील होके पड़े हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया। तो आप गलत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इतने नाम भेजे। अरे जो नहीं भेजे वो वाले बताइए, जो सरकार के इशारे पे नहीं भेजे गए कॉलेजियम से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि आप जो कह रहे हैं इसकी एनालिसिस होगी, और अब तो समाज इस तरह से आपको लेके मुखर हो रहा है कि आपको ये झेलना पड़ेगा। आपने बरैया के छत्ते में हाथ डाला है, आपको तो हम लोग समझते थे कि एक, और क्यों क्यों समझते थे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए तो मोदी ने आपका वो नहीं दिखाया, राष्ट्रपति से जो क्रेडेंशियल और वो होता है शपथ ग्रहण, वो डीडी ने नहीं दिखाया। तो ये माना गया कि साहब कन्फ्रंटेशन ज्यादा होगा, लेकिन आप कन्फ्रंटेशन वाली तासीर, इन बड़े बाप के बेटे हैं और हमेशा क्रूसिबल ऑफ मैजेस्टी में रहे हैं। नतीजा ये हुआ, आपके अपॉइंटमेंट्स को लेके क्वेश्चन उठे। एक जज ने जो आप ही के साथ जज बना, उस जज ने कह दिया कि मैं शपथ लूंगा ही नहीं अगर इनको पहले शपथ दिखाए, क्योंकि ये लग रहा था कि ये पहले शपथ ले लेंगे तो चीफ जस्टिस बनने के चांसेस, क्योंकि 41 साल में। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र इस कैरावान मैगजीन में है। और एनके सिंह साहब ने कहा बड़े बाप के बेटे, सबको दर्शकों को भी पता होगा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फादर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके विवादास्पद फैसले, सरकार के लिए मुफीद फैसले की वजह से कहा गया कि बेनिफिशियरी या लाभार्थी भी रहे उस दौर में, और उस दौर में बहुत कुछ होता भी था। और इसी कैरावान मैगजीन में जो 45 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का पूरा बैकग्राउंड कि कैसे पढ़ाई हुई, कैसे अर्ली स्टेज में
जब 40 साल उनकी उम्र थी तभी उन्हें कोर्ट में जज बनाने की कोशिश हुई। उस वक्त कैसे लॉबिंग की गई, वाजपेयी सरकार थी, क्या नारायणन प्रेसिडेंट थे, नारायणन ने ऑब्जेक्शन किया और उस समय बड़े बड़े लोग इनके लिए कैसे फील्डिंग कर रहे थे कि इनको जज बॉम्बे हाई कोर्ट में बनाया जाए, जिसमें चूंकि इनके पिता चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका भी रसूख था। राम जेठमलानी से लेकर सोली सोराब जी तक जो अटॉर्नी जनरल थे, वो तक इनके पक्ष में थे कि इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति का ऑब्जेक्शन और उम्र कम होने की वजह से मेरे ख्याल से 1-1.5 साल रुके और उसके बाद फिर क्योंकि हुआ। तब नहीं, तब परंपरा थी कि 45 साल से कम का कोई जज नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति का मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि साहब कम से कम 42 साल होना चाहिए। तो 42 साल नहीं हुआ, लेकिन ताकत इतनी थी जस्टिस चंद्रचूड़ के सपोर्टर्स की कि 41 साल में, इनका जन्म 1959 का है और 2000 में इनको शपथ दिलवा दी गई। 41 साल की उम्र थी तब, क्योंकि सब जानते थे कि सीजेआई यही बनेंगे। नतीजा ये था कि जल्दी से शपथ में जो सीनियरिटी होती है, उसमें जो अन्य 2 जज थे जिनको जज बनना था, कोशिश की गई कि इनको पहले शपथ दिलवा दी जाए ताकि सीनियरिटी बढ़ जाएगी। उस पे एक जज ने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हंगामा करेंगे। तो डर के फिर उस जज को शपथ दिलवाई गई। लेकिन उसका लॉजिक जिक्र क्या भी, दिया? मतलब सोर्स ये अभी हम कैरवां ही ले रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड दर्शकों को बता दें कि सोर्स अभी उसका जो जिसका जिक्र करें कैरवान मैगजीन है, और इसलिए भी कि एक बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव डिटेल इस मैगजीन में छापा है सौरभ दास ने। इसलिए आप लोगों को भी अगर पूरे मामले में दिलचस्पी है तो आप कैरवान मैगजीन लेकर पूरे मामले को पढ़ और समझ सकते हैं जी। और अब इस मैगजीन से ओवरऑल जो आपने देखा सुना, तो ये भी तो एक इतिहास बन गया, ये भी इतिहास में दर्ज हो गया जस्टिस चंद्रचूड़ की 45 पन्ने की कहानी। बिल्कुल दर्ज हो तो गया। आज नहीं 20 साल बाद भी अगर देश में कोई रिसर्च करेगा कहीं किसी सीजेआई पर, तो ये 40 पन्ने 45 पन्ने उसके सामने होंगे, जो प्रिंट आउट में नहीं 60 नहीं पन्ने हो भगवान, गए प्रिंट कराया तो। नहीं भगवान जी मोदी जी को सलामत रखे। अभी सरकार में कई साल हैं उनको, 4 साल अभी तो कम से कम ही है, 5 साल है। अभी लिखवाना शुरू होगा, आप देखिएगा। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ गांधी के बाद के पहले वो माने जाएंगे, और अभी जो राइट लॉबी है ये लिखवाना शुरू करेगी कि उन्होंने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं और कितने महान थे। ये दूसरा पक्ष होगा, तो कोई कारवां जो राइटिस्ट उसका है वो लिखना शुरू कर देगा। मुझे कोई ताजुब नहीं है कि अब ये सिलसिला नए सिरे से शुरू होगा। राइटिस्ट फोर्सेज आएंगी और वो कहेंगे अरे साहब चंद्रचूड़ साहब तो कमाल के ही, और ये पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कारवां ने जो लिखा है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। उसमें कहीं भी उन्होंने कोट किया है, इनके फ्रेंड्स को कोट किया है, और कोट यही नहीं किया है जिस तरह से भाई 41 साल में अचानक हो गया, तो क्या इसको हम 42 साल कर देंगे, 45 साल कर देंगे? ये तो फैक्ट है ना। तो आपका कौन सा टैलेंट उस समय नजर आ गया कि आपको 41 साल में बना दिया गया? ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए अगर कारवां लिख रहा है तो बाकायदा फैक्ट्स दे के लिख रहा है। ये तो वो तो देखिए, ये तो जुडिशरी में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, दोस्ती, रिश्तेदारी, इसको लेकर तो लगातार ये कॉलेजियम सिस्टम पर भी यही आरोप लगते रहे कि आप अपने ब्रदर जजों को ऑबलाइज करने के लिए या किसी रिलेटिव किसी के, भाई कई जज हैं जिनके फादर जस्टिस थे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अगली पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी भी हो सकती है। तो ये तो आरोप लगते रहे। नहीं, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना कीजिए। तब फिर जो डॉक्ट्रिन आपने दिया, आपने 3 जजमेंट्स में, और खास करके जो केरल के मंदिर को लेके, सबरीमला मंदिर को लेके दिया था, उसमें एक डॉक्ट्रिन दी इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमने 3 दिन उसको पढ़ा कि ये डॉक्ट्रिन आया अमेरिका, किस अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से आया। तो आज आप जब ये कहते हैं कि नहीं साहब, तो वो जज का है कॉलेजियम है तो कॉलेजियम, तो आप कहिए ना कि कॉलेजियम गलत है, यही कहिए, या ये कहिए कि नहीं गवर्नमेंट गलत है और तन के खड़े। आप एक बार भी इस कार्यकाल में तन के नहीं खड़े हुए, जिससे कि सरकार जो स्याह सफेद आपके सामने ईडी क्या 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 किया, कहां आप तन के खड़े हुए? ईडी का सेक्शन 45(1) ये ब्लेटेंटली गलत है। मतलब कि इसको कोई भी कह सकता है कि यार ये कानून में है कैसे, लेकिन आपने उसको बने रहने दिया। तो इसलिए आपका एनालिसिस जो होगा वो होगा कि नहीं, ये व्यक्ति
कभी भी कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं रहा है, जबकि सीजेआई की पोस्ट ऐसी है कि आपको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। तो अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो जस्टिफाई ना कीजिए, कहिए कि हाँ मेरे में वो उस समय ताकत नहीं थी कि हम कहे कि नहीं हम नहीं आने देंगे। ये प्राइवेट फंक्शन है हमारा, ये भगवान को लेके है, हम इसमें किसी और अगर आने देते हैं तो ब्रदर जजेस को बुलाइए, सारे प्यूनी जजेस आए और उसके अलावा अपोजिशन क्या मजाक आपने समझ लिया। आज आपने जब जवाब दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई मजाक कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में तो उन्होंने मजाक में कहा ही कि वहां सीवीसी और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कोई कमेटी की मीटिंग तो नहीं थी, तो मैं तो यही इंटेलेक्चुअल चालाकियां होती है। दरअसल तर्क में आप इंटेलेक्चुअल चालाकी करके लोगों को हंसा दें और वो उड़ जाए। पूछा जाए कि जब जैसे ही हुआ मोदी जी ने कहा हम आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल जाता है तो वो 2 घंटा पहले सैनिटाइज किया जाता है, तो 2 घंटा पहले कहा तो मोदी जी से कहा नहीं आपने कि साहब जरा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुला लेते हैं और साहब फेलो जजेस को भी बुला लेते हैं। आपने अलाउ कैसे किया? और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट फंक्शन है। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि तो कमरे में जब वो चाय पी रहे थे तब आपकी क्या बात हुई थी ये कोई नहीं जानता। तो इतना भोंडा उदाहरण आपने दिया जो बीजेपी ने भी दिया है कि साहब फलाने राष्ट्रपति थे, फलाने तो उनके यहाँ तो सब लोग जाते थे। अरे कितना भोंडा, वो पब्लिक ऑकेजन हो गया था जिसमें कि सारे लोग आए थे। इसमें भी अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन जजेस सबको बुला लेते तो ये ऑकेजन सोशल हो जाता और सोशल पे किसी को एतराज नहीं है। एतराज जब है जबकि आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करते हैं मोदी के साथ और फिर ड्राइंग रूम में चाय पीते हैं, तब दिक्कत है। या पर्सनल इस तरह के जेस्चर्स लेते हैं, ये कतई अलाउड नहीं है। और भारत के इतिहास में यही एक वो पक्ष है जो बुरी तरह से चंद्रचूड़ को, जो उनकी गरिमा थी, उसको प्रभावित करने जा रहा है। जब आप बात कर रहे थे बेला त्रिवेदी की, शुरू में बात आई जस्टिस बेला त्रिवेदी, तो बेला त्रिवेदी पहले गुजरात में रही हैं और जैसा कि मैंने कहा उन्होंने मोदी जी के साथ गुजरात में काम भी किया है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो लॉ सेक्रेटरी थी मोदी जी के अधीन, और बहुत जूनियर होते हुए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो इसी कैरवां मैगजीन में उनके बारे में डिटेल है कि उनकी अदालत में कैसे बेल रिजेक्ट होने से लेकर तमाम ऐसे फैसले उनकी बेंच में जो सरकार के लिए मुफीद थे, उसी में है कि कैसे बेल रिजेक्ट उन लोगों के होते थे या डर होता था जो सरकार की आलोचना करने वाले लोग होते हैं। तो एक कोर्ट क्या है कि किसी ने किसी को, एनोनिमस कोर्ट है, इवन इफ एन अपोजिशन लीडर डाइज इन जेल, त्रिवेदी स्टिल वुड नॉट ग्रांट बेल टू हिज बॉडी। कि अगर कोई अपोजिशन लीडर मर भी जाएगा जेल में तो उसकी बॉडी को बेला त्रिवेदी बेल नहीं देंगी। एक किसी को एनोनिमस कोर्ट किया है। और उसके बाद जितने उमर खालिद से लेके जितने लोग, शर्जील इमाम, सब इनकी अदालत से पहले से मान लिया जाता था कि इनके यहाँ बेल नहीं मिलेगी। और ये आरोप लगा है जस्टिस चंद्रचूड़ पर कि ऐसे सेंसिटिव केसेज बेला त्रिवेदी की बेंच को दिया गया जहां फैसले सरकार के मनोनुकूल आए। उसके एक लिस्ट सौरभ दास ने एक पहले स्टोरी की थी, कितने केसेज में सरकार के फेवरेबल फैसले बेला त्रिवेदी की अदालत ने दिए। नहीं, तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप अमित शाह के केस को जस्टिस लोया का री इन्वेस्टिगेशन हो, उसको, इसमें यही तो होता है। जुडिशरी में होता क्या है कि आप 5 में धज्जी उड़ा देते हैं सरकार की, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत आप कुछ कहते हैं लेकिन अंत पे जो रिजल्ट आता है कुछ नहीं, और एक में बहुत बड़ी राहत दे देते हैं। तो आप तो बैलेंस, क्योंकि आपको हिस्ट्री में जाना है, तो आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं जो हम लोग नहीं समझ पाए। 5 केसेस होंगे ऐसे जिसमें, अच्छा वो कैसे केसेस होंगे जिसमें सरकार पे कोई असर नहीं आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में आपने कहा कि स्पीकर ये नहीं कर सकता, स्पीकर के पावर्स को आपने वो किया, डिफाइन किया, लेकिन और बहुत कुछ कहा कि ये स्पीकर इस तरह से बैठ नहीं सकता, इस मामले पे ये करे वो करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार एक गैर कानूनी सरकार चलती रही और आप चुपचाप देखते रहे। आज आप रिटायर होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, तो बताइए हम कैसे एनालाइज करें? आप ही बता दीजिए कि महाराष्ट्र का केस आपके नाक के नीचे गलत सरकार चलती रही और आप देखते रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कहते रहे। चलिए, बहरहाल बहुत लंबी बात की हमने, बहुत कुछ करने को है बात जस्टिस चंद्रचूड़ के तमाम फैसलों को लेकर। और जैसा कि मैंने कहा, ये
45 पन्नों की ये रिपोर्ट है, इस पर तो आदमी 3 घंटे बात कर सकता है, इतनी बहुत सारी जानकारियां, लेकिन फिर भी हमने वीडियो काफी लंबा किया। बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। लेकिन 8 तारीख को आखिरी दिन है जस्टिस चंद्रचूड़ का एज ए सीजेआई। 11 तारीख को नए सीजेआई कार्यभार संभालेंगे। हम कोशिश करेंगे उससे पहले या उसके बाद एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के आउटगोइंग जज और इनकमिंग सीजेआई पर एक बार फिर बात करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। धन्यवाद।